11th क्लास स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो मात्र 15 से 20 मिनट का है। जो मैं आपको वेक्टर्स पढ़ा चुका हूं उसको ही मैं यहां यूज करना भी सिखा रहा हूं। ओके, अब सबसे पहला एक क्वेश्चन आपको यह है, यदि यदि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और उनके रिजल्टेंट की वैल्यू भी किसी एक के इक्वल है, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर जो हैं दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। समझ जाएं आप। तो ए और बी के बीच में क्या एंगल होगा? क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स which have equal magnitude and the resultant have also the same magnitude। कैसे करेंगे आप? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आपके पास रिजल्टेंट का फार्मूला है। रिजल्टेंट का फार्मूला क्या है आपके पास? आर वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पढ़ा है अपन ने। यहां सभी आपस में इक्वल है तो मान लीजिए लेट इट्स एक्स। कितना मान लिया अपन ने? एक्स। हर जगह अपने को एक्स रखते चलना है। आर की वैल्यू कितनी है? एक्स इक्वल टू अंडर रूट के अंदर, चलो मैं स्क्वायर कर देता तो अंडर रूट लगाना खत्म करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स, बी इंटू बी की जगह एक्स इंटू क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। आपको ये चीज क्लियर कर दूं, ये सब मैग्नीट्यूड है ना, इसमें डायरेक्शंस नहीं होती है, ये केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है। ओके, नाउ यहां पर ध्यान से देखें, इस देखते चले ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर कितना हो रहा है आपका? 2x स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो रहा है? प्लस कितना आ रहा है ये? 2x स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपका? एक्स स्क्वायर। अब एक काम करिए, इस 2x स्क्वायर को इधर ले जाइए, इस तरफ ले जाइए, 2x स्क्वायर को उस तरफ ले जाइए, या उस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाइए, उसको उस तरफ लाइए, और किसकी वैल्यू लाइए आप? कॉस थीटा की वैल्यू लाइए। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? टेल मी एनीबॉडी, क्या कॉस थीटा की वैल्यू होगी? आप चाहते हो कि यहाँ आपको किसकी वैल्यू निकालना है? थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन निकल जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या? मैं और सिंपल कर दूं, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ये आ गया आपका। अब आगे क्या किया जाए? यहां से जो जो कहा गया वो सब करा हमने। क्या कहा गया? ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर और रिजल्टेंट का भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। आप 2 को उधर ले जाएं तो 1 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2 कॉस थीटा। तो यहां से कितना आ गया? -1 इक्वल टू कितना आया? 2 कॉस थीटा। देखते चले, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, तो इसका मतलब है थीटा इक्वल टू कितना होगा? कॉस -1/2 कब देता? मैंने आपको 180 तक की टेबल सिखाई है, वो देता है 120 डिग्री पर। कितना देता है? 120 डिग्री पर। तो अब आपके दिमाग में ध्यान से याद रखना कई न्यूमेरिकलों में जरूरत पड़ेगी। यदि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ओके, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी एक्स मैग्नीट्यूड का है, ये भी एक्स मैग्नीट्यूड का, रिजल्टेंट जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? एक्स होगा, और वो बीचों बीच आएगा। ये चीजें याद रहे आपको। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 होता है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही रहता है। ओके, अगर ध्यान से सुने, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं, इसको रफ कर दिया जाए। बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं और सोच सोच के करता हूं मैं आप लोगों के लिए, कि कैसे आप भी सोचोगे। कोई स्पीड नहीं, एकदम जैसे रट के आते हैं और स्पीड से धड़ धड़ कर देना, नहीं, वो नहीं कर रहे हम आपके साथ। अगर दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? उसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपके पास होनी चाहिए। ये ए वेक्टर है,
इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया, मॉड ऑफ ए इक्वल टू एक्स, वो इस तरफ है। ओके, ये मॉड ऑफ बी जो वेक्टर है उसको भी मैंने क्या मान लिया, एक्स, और इनके बीच में एंगल 90 है। तो रिजल्टेंट, देखिए पहली बात समझ जाइए कि अगर दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो रिजल्टेंट बीचों बीच आता है। दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, तो रिजल्टेंट कहां आता है, बीचों बीच आता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो अब यहां से हमको क्या निकालना है, आर। तो आर इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स कॉस 90, और कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। तो कितना हो गया, √2x², क्योंकि ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका आता है x√2, या ये कह दो √2 टाइम्स ऑफ x, आपका क्या रहेगा, रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट रहेगा ये कितना रहेगा, √2 टाइम्स ऑफ x रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की और ट्रिक्स मैं आपको समझा रहा हूं, कंटिन्यू नोट करें, इसे आप नोट करें तब तक। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी फॉल्ट हो गई थी कि मैंने आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर निकालना सिखाया, उसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालना कैसे होती, कैसे किस एंगल पे रिजल्टेंट जाएगा, उसकी डायरेक्शन का फॉर्मूला बताना भूल गया था। तो 1 मिनट हम पहले उस पर डिस्कशन कर ले। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है। कल सिखाया था इनको पास पास कैसे लाते हैं, ठीक है। मैं अभी नहीं सिखा रहा हूं कि दो वेक्टर को पास पास कैसे लाते हैं। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है इसको निकालने के लिए हमने क्या किया था, इसके पैरेलल इसको यहाँ लाए थे। पैरेलल शिफ्टिंग आप लोगों ने सीखी थी, ये पैरेलल शिफ्टिंग करके ऐसा लाए थे अपन, इसी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लाए थे। तो यहाँ क्या बन गया था हमारा, एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था, पैरेललोग्राम का जो डायगोनल था वह क्या बता रहा था, रिजल्टेंट बता रहा था। ये एंगल दोनों वेक्टरों के बीच का टोटल एंगल था। इसी प्रकार अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, ध्यान से देखा जाए तो ये एंगल भी वही थीटा एंगल ही होता है जो यहाँ ये दो वेक्टर के बीच में, वो भी यही वेक्टर है। अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बात करूं तो मैंने आपको ऐसा सिखाया था कि जैसे ये ए वेक्टर है आपका, ये आपका बी वेक्टर है। अब इसका रिजल्टेंट पता चलता था इससे। ओके, इसको अगर मैं आगे बढ़ा लूं, मतलब ये जो ए वेक्टर था इसको मैं यहां ले आया, तो ये कहलाता था ए और बी के बीच का एंगल, और इसको क्या लिखते थे हम, थीटा। कल का कुछ याद हो तो मैंने ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था पिछले लेक्चर में, और इसको मैंने कहा था ये ए वेक्टर था मेरा, ये बी वेक्टर था, और ये अगर एंगल थीटा है ये बी है मेरा, ये हाइपोटेनियस है, ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेनियस है, तो इसको मैं कहूंगा बी साइन थीटा। और ये जो बेस कंपोनेंट था इतना सा पोर्शन, इसको कहा था बी कॉस थीटा। हम पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं और इसी की हेल्प से इस रिजल्टेंट आर को पता किया था। याद है रिजल्टेंट आर कितना आया था अपना, आर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एम आई राइट, ऐसा ही आया था कुछ मेरा। हाँ, अब दिक्कत ये थी कि जो रिजल्टेंट है ये कितना झुका हुआ होगा, किस दिशा में जा रहा होगा, तो ये एंगल अल्फा बताएगा। अल्फा बताएगा कि जो रिजल्टेंट है वो एंगल ए के साथ कितना एंगल बनाते हुए जा रहा है। मतलब मैग्नीट्यूड तो आप इससे पता कर लोगे, 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसकी यूनिट यूज करते हुए मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, पर कितना बेंड होगा, किस दिशा में जाएगा, रिजल्टेंट उधर जाएगा कि इधर जाएगा, कितना बेंड होगा, वह पता चलता है एंगल अल्फा से। तो उसके लिए हमको टेन अल्फा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टेन अल्फा निकालते आना चाहिए। और टेन अल्फा निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस मैं इतना सा आपको समझाना भूल गया था उस वक्त कि मुझे आपको टेन अल्फा भी सिखाना है। टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है मेरा, बी साइन थीटा, और बेस कौन है मेरा, बेस है ये ए और ये जोड़ कितना है बी कॉस थीटा। तो क्या लिखूंगा, ए प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं, जो भी रिजल्टेंट है उसका एंगल पता कर सकता हूं। इज इट क्लियर? ये किसके साथ बनाया हुआ है, ए के साथ। यह एंगल किसके साथ बनाया, अल्फा एंगल ए के साथ। अगर कोई मुझसे बी के साथ एंगल पूछता तो मैं थोड़ा घुमा के लिख सकता था। वहां पे मान लीजिए अगर इसको मैं, ये अल्फा एंगल है तो इधर वाला एंगल क्या कहलाएगा, बीटा,
और ये बी वेक्टर के साथ बना है, ये जैसे ये ए वेक्टर है तो ये क्या है आपका बी वेक्टर है, तो बी के साथ जो बना है उसको मैंने बीटा कह दिया, तो टेन बीटा बराबर क्या हो सकता था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, ए साइन थीटा अपॉन कितना होगा बी प्लस ए कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से आप टेन बीटा भी निकाल सकते हो। वैसे तो आपको अगर अल्फा आ गया तो आप बीटा निकाल ही सकते हो क्योंकि थीटा माइनस अल्फा। अब टेन अल्फा से अल्फा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपको देखना अभी हम सिखा देंगे, तो इट्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू। अब एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे और कुछ नई नई चीजें क्लियर होगी। एक और टॉपिक मेरा आपको समझाना रह गया था, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ा सा हम उस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स वाले कॉन्सेप्ट को भी देख लें तो आपको भी अच्छा लगेगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी आ गया आपको। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन वेक्टर्स में कहा जाता है कि होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, फिर भी होता है, क्योंकि आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जब हम क्या निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी तो क्या लिखते हैं v2 माइनस v1, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम लिखना हो तो क्या लिखते हैं p2 माइनस p1, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपको समझाता हूं मैं, मान लीजिए ये p1 है, ये p1 की डायरेक्शन है, p1 इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन है, और ये पहले गाड़ी इस तरफ जा रही थी इसलिए इसका मोमेंटम इधर था, फिर इधर जा रही है तो इसका मोमेंटम इधर, इसको क्या कहा p2। अब मुझे क्या निकालना है p2 माइनस p1 निकालना है, p2 माइनस क्या निकालना है p1। मुझे पैरेलल शिफ्टिंग का राइट्स है, क्या राइट्स है पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं चाहूँ तो यहाँ लिख बता सकता हूँ, इसको चाहूँ तो यहाँ बना सकता हूँ, पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, इसको मैं यहाँ ले आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इसी को मैं ऐसा भी बता सकता हूं कि ये मेरा P1 है और ये मेरा क्या है P2 है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है तो मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन बता दिया, और इन दोनों के बीच का एंगल अभी कितना है मेरे पास हाल फिलहाल 90 डिग्री। अब मुझे P2 को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए मेरे पास कोई फार्मूला नहीं, मेरे पास केवल फार्मूला वेक्टर्स में एडिशन का ही है। तो मैंने क्या किया कि P2 को माइनस करना था, माइनस करने में मेरे पास फार्मूला नहीं है तो मैंने माइनस P2 को P1 में ऐड कर दिया। तो मैंने क्या करा, इस P2 का एक नेगेटिव वेक्टर बनाया और इसको क्या लिखा माइनस P2 कह सकता हूं, माइनस P2 वेक्टर ही आपका, ओके। ये भी 90 का एंगल होगा। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा इन दो का वो क्या बताएगा आपका चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि आप इनको क्या करोगे ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे, और आपको ध्यान पता होना चाहिए एक वेक्टर यूं जाए एक वेक्टर यूं जाए तो बीच में से डायगोनल क्या बताता था रिजल्टेंट, तो डायगोनल ये है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है देख लें अपन यहाँ पे फॉर्मूला, एक आदि एंगल ले लेते हैं उससे समझ में आ जाएगा आपको कि P1 माइनस P2 क्या होता है। ये समझ में आ गया, मैं और वेलोसिटी से भी एग्जांपल लेने जा रहा हूं। जनरली हमारे पास फॉर्मूला रिजल्टेंट का होता है, वो किसका है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। वो क्या होता है अंडर रूट के अंदर ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, जब मैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करूंगा तो रिजल्टेंट ऐसा लिखा जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी करना है या बी माइनस ए करना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। या फिर आप चाहो तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर सोचो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने वापस वही लिख दिया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा फॉर्मूला आता है। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, यहाँ माइनस क्यों आ गया, उसको लाएंगे हम। जब दो वेक्टर जुड़ते हैं तो फॉर्मूला रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जब दो वेक्टर एक दूसरे में से माइनस होते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला कैसे आया है, ये फॉर्मूला आपको लाना है, कैसे लाएंगे देखेंगे आप लोग। चलो देखो, ये ए वेक्टर है आपका,
ये वेक्टर आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर था। अब आपको माइनस करना है बी, तो बी का नेगेटिव वेक्टर ढूंढना पड़ेगा। ये बी का क्या है आपका माइनस बी वेक्टर है, इसको मैं माइनस बी वेक्टर कह सकता हूं। अब इसको इसके साथ जोड़ दो तो ए माइनस क्या हो जाएगा बी। अब इन दोनों को जोड़ना है, ऐड करना है, तो ऐड करने पे इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में आएगा। किधर आएगा, इस तरफ आएगा। अब आपको सोचना है कि ये एंगल कितना था, थीटा। तो इधर का जो एंगल होगा, मतलब इन दो वेक्टरों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 माइनस थीटा। अगर आप इन दो को ऐड करते हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालते तो इधर का यूज करोगे, और अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते तो इन दो को ऐड करना है। अगर ए प्लस बी ऐड करना है तो इन दो वेक्टरों को ऐड करना है, और अगर इनको ऐड करना है तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। आपको ऐड का फॉर्मूला तो पता है ना, एट का फॉर्मूला तो आप ला चुके, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। परंतु कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा कितना है यहाँ पर, कॉस 180 माइनस थीटा। अब कोई बच्चा पूछे कि सर आपको माइनस बी यूज करना था यहाँ पे, मैं पहली बार ये समझा चुका हूँ। ये सब मॉड में लिखे हैं, किसमें लिखे हैं, मॉड में। मॉड ऑफ ए लिखा हुआ है, वास्तव में ए स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है मतलब मॉड ऑफ बी स्क्वायर लिखा है, 2ab लिखा है मतलब मॉड ऑफ 2a इंटू 2b। ये सब पॉजिटिव वैल्यूज ही रखाती है यहाँ पर, आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रखाती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आएगा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस आगे आ गया 2ab कॉस थीटा। तो जब आप a प्लस बी को ऐड करते हो, a और a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो क्योंकि उनके बीच का एंगल थीटा है। और जब a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनके बीच का एंगल हो जाता है 180 माइनस थीटा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, और 180 माइनस थीटा के कारण यहाँ क्या आ जाता है आपका माइनस आ जाता है। तो इसलिए जब a प्लस बी वेक्टर करना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और a वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना हो तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा यूज करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, और दूसरा समझते हैं, एक आदि क्वेश्चन करते हैं तो उससे समझ में आएगा। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हमारे उसमें कि दो वेक्टरों के एडिशन का मैग्नीट्यूड और उन दो वेक्टरों के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, तो उन दो वेक्टरों के बीच में एंगल क्या है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया गया हमको कि एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। और हमसे क्या कहा गया कि ए और बी के बीच का एंगल पता करिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है ए और बी के बीच के एंगल निकालने के लिए। अब आपको क्या करना है, पहले दोनों तोर स्क्वायरिंग कर दो, दोनों और क्या करो, स्क्वायरिंग कर दो। ए वेक्टर प्लस, चल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अपने को स्क्वायरिंग करनी। स्क्वायरिंग से पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप एक काम करिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। कितना आएगा जब दो वेक्टर को प्लस करते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना आएगा 2ab cos थीटा, ये आएगा इक्वल टू, इधर इसका करेंगे तो जब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते तो अभी तो सिखाया जस्ट मैंने इसी वीडियो में, कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही आएगा। अब दोनों और स्क्वायरिंग कर दी जाए तो रूट्स खत्म हो जाएंगे, कर दीजिए। तो आपका क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को काट दोगे, इस बी स्क्वायर से इस बी स्क्वायर को काट दोगे, और ये जो माइनस का 2ab cos थीटा इसको उधर ले ले तो कितना हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल टू कितना बचेगा, 0। अब आप समझते हो कि 4 0 होगा नहीं, किसी दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड आपस में ऐसा 0 हो नहीं सकता, क्योंकि जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है, बाकी किसी दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा नहीं। तो यहां से 0 कौन कर रहा है, cos थीटा।
कौन जीरो कर रहा है? कॉस थीटा क्या कर रहा है? जीरो। तो इसका मतलब थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टरों के बीच में एंगल 90 होता है, जब दो वेक्टरों के बीच में एंगल 90 होता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या होता है? बी वेक्टर होता है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ ए माइनस बी भी होता है। ये आप थोड़ा सा याद भी रख ले, काम भी देता है बाद में। कोई टफ? कोई टफ नहीं। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। ये एक थ्योरी के दो या लॉजिक समझना के दो, क्योंकि जैसे माइनस वाला है, ये फॉर्मूला मैं कब यूज करूंगा? जब रिलेटिव वेलोसिटी आपको समझाऊंगा। और अगला मेरा वीडियो जो बनेगा वो रिलेटिव वेलोसिटी पे ही बनेगा। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी को समझना चाहोगे, उसके न्यूमेरिकल करना चाहोगे, तो आपको माइनस करते हुए आना चाहिए दो वेक्टर्स को। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन कल समझाया तो उसी के आधार पे दे देता हूं आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये 10 kg का है, ठीक है, और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शन लेस सरफेस, यहाँ कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। और ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो इस पर नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है खिसलने के लिए? आपसे ये पूछा गया। नीचे खिसल रहा है तो उस पर नीचे खिसलने के लिए कितना फोर्स लगेगा? तो अभी आप क्या करेंगे, मैंने कल इस प्रकार के डायग्राम में आपको इसके कंपोनेंट निकालना सिखाए थे, याद हो शायद। क्या सिखाए थे? वेक्टर्स के फोर्स के कंपोनेंट। ये जो फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक कैसा काम करता है? mg कैसा काम करता है नीचे, और ये एक इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा। कल सिखाया था अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। क्यों आएगा? वीडियो देखें पिछला। तो ये एंगल जो थीटा था, इसके आधार पर ये mg के दो कंपोनेंट कर रहा है, एक mg का ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को कहा था हमने mg sin थीटा, और इस कंपोनेंट को कहा था mg cos थीटा। याद आ रहा हो आप लोगों को? तो इस वक्त ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये फोर्स कितना है आपका? ये फोर्स है mg sin थीटा, और उन्होंने अपने को केवल mg sin थीटा निकालने को कहा है। तो इस वक्त जो स्लाइडिंग फोर्स है, m की वैल्यू कितनी है? 10, g की वैल्यू जनरली कितनी लेते हैं अपन? 10 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। हाँ हाँ मुझे पता है। 100 इंटू कितना हो गया? 1/2, तो कितना आ गया? 50 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम इंक्लाइन प्लेन पे फोर्स पता करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं आपसे। एक ये रस्सी है, इससे एक बॉब टंगा हुआ, मान लीजिए ये बॉब है 1 kg का। कितने kg का? 1 kg का बॉब है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पत्थर है। अब इसको क्या हुआ, ये टोटल जो लंबाई थी रस्सी की ये थी 2 मीटर। कितने मीटर थी? 2 मीटर। इसके सेंटर से, इसके सेंटर से एक मैंने एक और रस्सी बांधी, और इस रस्सी की हेल्प से इसको इधर खींचा। तो क्या हुआ, ये क्या हुआ कि ये यूं हो गया और ये वाला हिस्सा ऐसा लटक गया। मतलब ये 1 मीटर यहाँ हो गया, ये 1 मीटर यहाँ हो गया। ओके, और मैंने इस तरफ फोर्स लगाया था, और ये जो एंगल है आपका, ओके, ये एंगल अपने को दे दिया गया है कि ये एंगल 30 डिग्री है। ये एंगल कितना दे दिया गया है? 30 डिग्री। तो अब पूछा गया है कि इसमें जो टेंशन क्रिएट हुआ है वो टेंशन कितना हुआ है। क्या पूछा है? रस्सी में क्या आ जाता है? तनाव, टेंशन। तो ये टेंशन कितना है अपने से ये पूछा गया है। तो इस वक्त क्या करते हैं हम लोग, यहाँ कंपोनेंट रिजोल्व कर। देखिए आप इधर खींच रहे हो, मतलब कोई ना कोई फोर्स इधर लग रहा है। अगर चलो आप नहीं खींचते तो ये अपने आप इधर क्यों जा रहा है? कोई ना कोई फोर्स है, ठीक है। अब इसी प्रकार ये जो टेंशन है, इस टेंशन के दो कंपोनेंट, एक अपवर्ड और एक इस तरफ है। ओके, अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? 30। नॉर्मलाइज बात, कभी कभी ये एंगल दे देते हैं, कभी ये एंगल दे देते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर ये 30 है तो अपना ये 30, और एंगल से चिपका हुआ कंपोनेंट क्या हो जाता है, कॉस कंपोनेंट। तो ये हो गया आपका टी कॉस थीटा, कितना हो गया, टी कॉस थीटा। और ये कितना हो जाएगा आपका, टी साइन थीटा। क्यों बोले इधर क्यों, टी कैसे साइन थीटा कैसे आ गया, भैया ये 30 है और अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स पता करना है, तो ये एंगल के सामने वाला कंपोनेंट है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर साइन से निकलता है, तो इस प्रकार अपन उधर की ओर निकालेंगे। चलिए और थोड़ा सोचते हैं। तो यहाँ एंगल कितना है आपका 30, तो यहाँ 30 लिख देते हैं अपन, इसको भी यहाँ क्या लिख देते हैं 30 लिख देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में वो अपने को इधर कितना फोर्स लगाया है ये अवश्य दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया था कि इस तरफ जो फोर्स लगाया हुआ है, फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा। कितने न्यूटन फोर्स लगाया हमने, 10 न्यूटन फोर्स लगाया। तो अब आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। क्या निकालना है, टी निकालना। कई बार यहाँ ये फोर्स नहीं दिया तो आप इन दो कंपोनेंट को कंपेयर करो। टी कॉस 30 कितना होता है बेटा, कॉस 30 कितना होता है, √3/2। आपको यहाँ एफ भी निकालने को कहा जा सकता था। टी √3/2 ऊपर की ओर फोर्स लग रहा, इक्वल टू एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो एम कितना है 1 kg और जी कितना है 10, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 20/√3 न्यूटन। ये क्या हो गया आपका टी निकालने का तरीका हो गया। अब आपको टी पता चल गया है। अब टी पता चला तो एफ कितना है आपका, एफ को कौन मैनेज कर रहा है, टी साइन 30 डिग्री। कितना मैनेज कर रहा है, टी साइन 30 डिग्री। अब टी की वैल्यू आपके पास है, कितनी है 20/√3, और साइन 30 की वैल्यू भी आपके पास है 1/√2। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 10/√3 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ फोर्स दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि एंगल ना दिया जाए, आपको एंगल निकालने को कह दिया जाए। यहाँ एंगल दे दिया गया था, फोर्स नहीं दिया था, तो आपने फोर्स निकाल लिया। तो ये क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जो रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ था, टेंशन हुआ था, उसको हमने कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया। कभी ये एंगल दिया तो कभी यहाँ का एंगल दे देंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। ये रस्सी की लंबाई का भी कोई लेना देना नहीं था। ओके, कभी कभी हो सकता है कि ये दोनों एंगल भी ना दे और रस्सी की लेंथ से हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़े। ओके, तो इस प्रकार का कई प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें करते रहना पड़ेंगे क्वेश्चनों को, तो हमको ये वेक्टर समझ में आएंगे। तो मेरा कल का जो वीडियो लेक्चर बनेगा वो टोटल इस टाइप के क्वेश्चनों पर ही बनेगा। एक के बाद एक मैं न्यूमेरिकल छाट के लाऊंगा आप लोगों के लिए, और बाकायदा वो किसी न किसी जेई या नीट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा। आज के जितने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं जो अपलोड करूंगा उनको आपको ध्यान से देखना है। ये मेरे ख्याल से ये मेरा 12वां वीडियो लेक्चर होगा आपके लिए, शायद 12th नंबर का या 13th नंबर का। उसके बाद के जो भी वीडियो लेक्चर्स अब आने वाले हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक से एक जेईई और नीट के न्यूमेरिकल करवाऊं। फिजिक्स का बहुत कुछ पढ़ाना हिस्सा बाकी है अभी, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पर वेक्टर्स के आधार पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सिखाऊंगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन अभी स्टार्ट ही नहीं किया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, उसके क्वेश्चंस और उनके ऊपर अभी उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं बेसिक फिजिक्स को पहले डेवलप करने में लगा हूँ कि आपका बेसिक फिजिक्स डेवलप हो जाए, देन आपको हर चीज समझ में आएगी। थैंक यू।